अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर आज की क्लास में हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के जितने भी कॉन्सेप्ट्स किए हैं उनको अप्लाई करके देख लेते हैं। यानी अब तक मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के अंदर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिखाया, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल सिखाया और रिटर्न ऑन एसेट सिखाया। अब ये एक पास पेपर का सवाल है जो कि ऑटम 2015 में आया था 7 मार्क्स का। उसमें इसने कहा था कि भाई आप मुझे निकाल के दे दें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी तमाम लोगों ने जितना कंपनी में पैसा लगाया हुआ है मैं उन लोगों को कितना रिटर्न दे रहा हूँ, पहले ये बता दो। और फिर ये बता दो कि भाई मैं जो शेयर होल्डर इक्विटी पर रिटर्न दे रहा हूँ वो कितना दे रहा हूँ। तो ये सवाल कुछ सॉर्ट ऑफ ऐसा था जिसके अंदर आपने पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी थी, उसके बाद आपने उसमें से फिगर्स को ड्रैग करके रेशो निकाल के देना था। तो टेक्निकली इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी एक तरीके से सॉर्ट ऑफ आप कहें कि भाई वो टेस्ट हो गई और रेशोज भी टेस्ट हो गए। तो देखें लिख के क्या देता है, कंप्यूट करके दें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015, यानी 30 जून 2015 के लिए आपको ये दो रेशियोज निकाल के देने हैं। अब मैं ज़रा डेटा पे फोकस कर लेता हूँ। यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई अगर मैं देखूँ द ब्रेकअप ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी जुलाई 1 2013, अगर मैं यहाँ पे ईयर की बाइफर्केशन करूँ तो जुलाई 1 2013 से लेकर 30 जून 2014 ये मेरा एक ईयर वन है, ये मेरा एक ईयर वन है। और मेरा ईयर टू क्या है सर? ईयर टू है जुलाई 1 2014 से लेके 30 जून 2015, ये मेरा ईयर टू है। अच्छा अब मुझे ऑल टुगेदर पहले तो इक्विटी चाहिए क्लोजिंग ओपनिंग, ताकि मैं एवरेज निकाल सकूं, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था ना कि आपने ओपनिंग इक्विटी क्लोजिंग इक्विटी प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो आपको मिल जाएगा एवरेज कैपिटल या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर तो डेट भी है। तो खैर इसमें आपको ओपनिंग डेटा दिया हुआ, फर्दर फॉर द ईयर की ट्रांजैक्शंस दी हुई, तो आए एक एक करके देखते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो है ये मेरा ईयर एंडेड, ये मेरा ईयर एंडेड 2014 है और ये मेरा ईयर एंडेड 2015 है, क्योंकि जब ईयर ख़त्म हो रहा है तो वहाँ से डिनोमिनेट किया जाता है। अब मैंने ये कहा कि इक्विटी के अंदर मैं ज़रा देख लूँ कि इक्विटी के अंदर मुझे जुलाई 1 पे कैपिटल प्रीमियम रिटेन अर्निंग दिया हुआ है। मैंने कहा शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स, सही है जी, और ये आ गया हमारे पास शेयर प्रीमियम। जो डेटा गिवन है अकॉर्डिंगली मैं उस पर काम कर रहा हूँ और मैं ज़रा इसको उठा के यहाँ ले आऊँ। सही है जी, इसको हम यूँ कर लेते हैं। ये हो गया हिसाब किताब। चलें जी, हमने कहा कि अब मैं बैलेंस एज एट जुलाई 1 2013 जो कि मुझे गिवन है 220 और 40, 20 और 40, ये मेरा आ गया ये। और हमने यहाँ पे एक टोटल का कॉलम बना लिया और इसको सम कर लिया। 260 मिलियन की मेरे पास 2013 की इक्विटी मौजूद है। आगे देखते हैं। फिर हमने कहा 2014 की बात करूं अगर मैं, तो 2014 में प्रॉफिट कितना कमाया गया। अच्छा तो वही ये देखिएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करके यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। तो हमने कहा मेरे रिटेन अर्निंग के अंदर 75 का प्रॉफिट आ गया। ये आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014, ये 75 हो गया, हम आ गया है। हमने बोला इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, वो तो खैर जब अर्निंग देखेंगे तो पहले हम इक्विटी बना लेते हैं। एक्सपेंस दिया हुआ है टैक्स एक्सपेंस, वो भी हटा दें। इंटरिम बोनस 10% का, तो इंटरिम बोनस 10% का। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इंटरिम बोनस इशू लिखा हुआ है। बोनस इशू का मतलब है शेयर इशू हुए हैं, तो टेक्निकली इस शेयर कैपिटल का 10% आया
सही है जी, यहाँ से माइनस हो गया और यहाँ पे ऐड हो गया, क्योंकि इसकी एंट्री क्या बनती है, रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो रिटेन अर्निंग कम हो गई, शेयर कैपिटल एनहांस हो गया। टोटल इक्विटी विल रिमेन अनचेंज्ड, टोटल इक्विटी विल रिमेन अनचेंज। इस पे इक्विटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, एक कम दूसरा इंक्रीज हो गया। और अगर मैं देखूं तो मेरे पास फाइनल कैश डिविडेंड 2013 का, ये तो बात आपको याद होनी चाहिए, जो 2013 का फाइनल डिविडेंड है वो 2014 में मिला होगा, क्योंकि ईयर एंड के बाद डिक्लेयर होता है ना, क्योंकि एजीएम तो बाद में होती है। यानी 2013 जब ईयर खत्म हुआ होगा तो 2014 के अंदर 13 की एजीएम हुई होगी, तो टेक्निकली यहाँ पे अकाउंट फॉर होगा, क्योंकि हम कहते हैं 2013 मेरा क्लोज हुआ, तो 2013 जो मेरा क्लोज हुआ है 2013 के रिजल्ट्स को देखते हुए डिविडेंड दिया होगा ना, दिया कब होगा, 14 में। तो फाइनल डिविडेंड ऑफ 2013 विल बी अकाउंटेड फॉर इन 2014। तो मैंने कहा फाइनल डिविडेंड 2013 का ये कितने प्रतिशत है, आपने कहा 30%, तो आपने कहा इसका 30% ले लूं तो ये यहाँ से माइनस हो गया होगा। मैंने कहा सर सब कर कराने के बाद मेरे पास एक्विटी कुछ ये आती है, और ये आ गया मेरे पास बैलेंस एज एट 30 जून 2014, 30 जून 2014। अब सर ये नया साल शुरू हो गया। अब मैंने कहा इसमें कितना प्रॉफिट कमाया, 100 मिलियन का। तो हमने कहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये 100 मिलियन का प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब इसमें मज़े की बात तो ये कि इसमें एरर नहीं है। अगर अल्लाह ना करे एरर होता है इसके अंदर, तो पहले आप करेक्शन ऑफ एरर करते हैं, सारी चीज़ें अगरम शगरम सही होता, फिर जाके आगे की कहानी होती। इसमें अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई सीन नहीं है। हमने कहा कि सर ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने देखा कि भाई अब मेरे पास इस साल में क्या क्या ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं। तो मैं जब सवाल में जाता हूँ तो मैंने कहा प्रॉफिट तो मैंने ऐड कर लिया 100 मिलियन का, अब इंटरिम बोनस है। अच्छा, जो इंटरिम बोनस है मेरा, इंटरिम बोनस इशू है 12% का, इंटरिम बोनस इशू है जो मेरा 12% का। तो मैंने कहा कि भाई अब मैं इंटरिम बोनस इशू दे देता हूँ 12% का ऑल टुगेदर, जो है ये मेरे अपडेटेड शेयर कैपिटल के ऊपर। अच्छा, अब इसमें एक इसमें मंतक लगा लेते हैं। मैंने कहा अब इंटरिम बोनस इशू की मुझे डेट नहीं दी हुई है, इंटरिम बोनस इशू की मुझे डेट नहीं दी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑल टुगेदर एक काम करूँ, मेरी अजम्पशन ये है कि इंटरिम बोनस दिया गया होगा पहले और फाइनल कैश डिविडेंड पर, जो ये ऑल टुगेदर गलत अजम्पशन है, ये ऑल टुगेदर गलत अजम्पशन है। सही है जी। तो अब ऊपर मैंने क्या किया हुआ, ऊपर मैंने जो आपके पास इंटरिम बोनस दिया था वो पहले दे दिया था, और देखें यहाँ पे मैंने इसको ये दिया हुआ, यानी सर मेरा जो डिविडेंड दे रहा हूँ मैं, फाइनल डिविडेंड में कह रहा हूँ कि पहले वो अकाउंट फॉर हो रहा है और उसके बाद मेरा फाइनल डिविडेंड देने के बाद इंटरिम बोनस इशू हो रहा है। वरना पता है क्या होता, इस इंटरिम बोनस के ऊपर भी ये मिलता। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि मैं पहले ये नहीं कर रहा कि पहले बोनस इशू हो रहा है फिर कैश डिविडेंड। मैं कह रहा हूँ पहले कैश डिविडेंड हो जाएगा फिर बोनस इशू है, वरना बोनस के ऊपर भी डिविडेंड देना पड़ता। सही है जी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, कि पहले आपने पिछले साल का सेटल किया होगा और उसके बाद ऑल टुगेदर आपने बोनस दिया होगा, वरना तो बोनस के ऊपर भी डिविडेंड आ जाएगा, जो कि एक गलत अजम्पशन हो जाती है। सही है जी, वरना इसमें डेट उसको देनी चाहिए, उसने नहीं दी हुई। बट खैर, हम बेस्ट पॉसिबल अजम्पशन पे जा रहे हैं कि पहले फाइनल डिविडेंड आ रहा है, उसके बाद हम ये बोनस इशू कर रहे हैं। सही जी, ताकि शेयर्स पे इम्पैक्ट नहीं आए। तो हमने ये कहा कि भाई यहाँ पे अगर मैं इंटरिम बोनस देखूँ तो कितने परसेंट का है, वो 12% का है। तो मैंने कहा ये इस पे मिलेगा, ये यहाँ से माइनस हो गया, ये यहाँ ऐड हो गया, नो चेंज इन इक्विटी। फिर हमने कहा कि सर आप दे दें यहाँ पे फाइनल डिविडेंड 2014 का। अगेन वो कितना परसेंट है सर, 25% है। तो सर 2015 का कब जाएगा, 16 में, अगले साल। तो हमने कहा 25% में इसी पे लगा रहा हूँ, 25% में इसी पे लगा रहा हूँ। अज्यूम ये कर रहा हूँ मेरे बच्चों, अज्यूम ये कर रहा हूँ कि पहले पिछले साल की सेटलमेंट होगी फिर इंटरिम आएगा। अदरवाइज पहले अगर इंटरिम को अकाउंट फॉर करके तो इन दोनों पे मुझे आपको है जो है वो आपको कैश डिविडेंड देना होता है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जब साल क्लोज किया, लॉजिकल बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें डेट्स नहीं गिवन,
आपने जब साल क्लोज किया तो पहले आपने पिछले साल का डिविडेंड दिया होगा, उसके बाद आपने बोनस इशू किया होगा। मन तक ये बताना चाह रहा हूँ आपको, क्लैरिटी है? तो खैर आपने सर यहाँ पे ये ऑल टुगेदर काम किया, आप इसको यूँ भी कर सकते हैं सीक्वेंस में, आप इसको ऊपर ले जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे भी ये करें, आप यहाँ पे भी ये करें, आप इसको यहाँ ले आएँ और इसको यहाँ ले जाएं, सही है? तो ऑल टुगेदर कहानी हमने ये सही कर ली कि भाई पहले आपने पिछले साल की सेटलमेंट की है, फिर बोनस इशू किया है, फिर यहाँ पे भी आपने पहले पिछले साल की सेटलमेंट की है और फिर बोनस इशू किया है इसके ऊपर, क्योंकि शेयर्स में कोई चेंज नहीं आया था। अदरवाइज आप पहले अगर ये कर लें तो आप फिर ये कह रहे होंगे इस पे भी और बोनस पे भी मैं कैश डिविडेंड दे रहा हूँ, जो कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब मैंने कहा ये मेरे पास आ गई इक्विटी एट क्लोज ऑफ द ईयर, ये आ गई इक्विटी एट क्लोज ऑफ द ईयर। क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास ओपनिंग इक्विटी है, ये मेरे पास क्लोजिंग इक्विटी है, ये साल के शुरू की, ये साल के आखिर की। तो क्या मैं कह सकता हूँ मैं यहाँ पे एवरेज इक्विटी निकाल सकता हूँ, और एवरेज इक्विटी कैसे निकलेगी? 320 प्लस 275, सही है जी, डिवाइड बाय 2। तो मैंने कहा 320 प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, 297.5 आ गया। 297.5 इज योर एवरेज इक्विटी, सही है जी। अच्छा, अब हमने कहा ये तो आ गई एवरेज इक्विटी। अब हम देख लेते हैं कि मेरा डेट कितना था। अब इस सवाल में अगर मैं जाके देखता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट दिया हुआ है, वो कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस 12% का है लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर, जो कि लिया गया था 1 जनवरी 2014 को। 1 जनवरी 2014 को, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1 जनवरी 2014, मतलब समझ रहे हो कि 2014 के साल में ये पूरा साल नहीं था, सिर्फ 6 महीने था। तो अगर मैं लोन की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, लोन वैल्यू इन 2014, तो खुदा के वास्ते मेरी बात को फोकस होकर देखना। मैं कह रहा हूँ कि एक्स अमाउंट ऑफ लोन है, एक्स अमाउंट ऑफ लोन है जो मल्टीप्लाई हुई होगी, सही है जी, इंटरेस्ट रेट से, सही है जी। फिर हमारे पास आंसर आ गया होगा। अच्छा, फिर ये हुई होगी 6/12, और फिर मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आया होगा। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आ रहा है? 4.80, 2014 की बात कर रहा हूँ। ये इक्वेशन बनी होगी ना, ऐसा ही है। हमने क्या करना है सर, हमें यहाँ लोन की अमाउंट पे पहुँचना है, ये वाली एक्स अमाउंट ऑफ लोन इनटू इंटरेस्ट रेट 6/12, 4.8 का आंसर आया होगा। तो अब मैं ये क्या करूँ, अब जब मैंने 4.80 को मल्टीप्लाई कर दिया 12/6 से, 12/6 से, मैंने कहा अगर इज इक्वल टू के साइड लेके आऊँगा तो 12/6 हो गया। मैंने कहा पूरा साल का इंटरेस्ट निकाल लो, पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लो, ऐसा ही है। और मैंने कहा जब पूरे साल का इंटरेस्ट आ गया मेरे पास तो वो कितना आया? आपने कहा सर पूरे साल का इंटरेस्ट आ गया मेरे पास 4.80 डिवाइड बाय 6, ये 6 महीने का, ये पूरे साल का आ गया 9.6, पूरे साल का इंटरेस्ट है। पर अगर मैं इसको रेट से डिवाइड कर दूंगा, मेरा इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%, तो मुझे क्या लोन अमाउंट मिल जाएगी सर? डेफिनेटली यस, 80 मिलियन का लोन है। तो लोन आउटस्टैंडिंग एट 30 जून 2014 ये रहा होगा सर। सेम इज द केस विद करंट ईयर, पर यहाँ पे 6/12 करने की नीड नहीं है, क्योंकि पूरे साल का ही है वो, इस साल तो पूरे साल का ही है। तो मैंने सिंपली एक काम किया, देखो यहाँ पे भी 9.6 ही आ रहा है, लोन एज एट 30 जून 2015। तो मैंने कहा सर अगर ये 9.6 आ रहा है तो मैं अगर उसको ऑल टुगेदर 12 से डिवाइड करा दूं तो फिर ये अमाउंट 80 मिलियन की आ गई। सर 80 मिलियन मतलब ये लोन अब तक सेटल नहीं हुआ, डेफिनेटली नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर भी 9.6 बनता पूरे साल का, तो आधे साल का 4.8 है। इस साल भी बना, ये लोन की 1 रुपया भी सेटल नहीं हुआ। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का जो एवरेज बैलेंस है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को मिला दूं, डिवाइड बाय 2 कर दूं, तब वापस से 80 पे आ जाओगे। तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आप कहेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 80 प्लस
297.50, क्योंकि दोनों एवरेज निकाले हुए ना आपने, तो 80 प्लस 297.5 आपके पास ये आ गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 377.5। अब देखो ऑल टुगेदर यहाँ पे पहुंचे सिर्फ रेशियो निकालने के लिए। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है सर? कैपिटल एम्प्लॉयड ये रहा, ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में तो रिटर्न निकाल रहा हूँ। अच्छा, रिटर्न निकालने के लिए मुझे रिटर्न चाहिए यहाँ के लिए, तो आपसे अगर मैं आपसे पूछूं आपको प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 2014 का, पर अब मैं निकाल रहा हूँ 2015 का। रिक्वायरमेंट क्या है? 2015 का। आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया ना 377.5 ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज। इसमें लोन भी है, इसमें आपकी इक्विटी भी, एवरेज इक्विटी एवरेज लोन दोनों है। क्लैरिटी है? अब देखिएगा, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, 2015 का प्रॉफिट उठाया 100 का, इसमें से टैक्स माइनस हुआ है ना, मैंने टैक्स को कर दिया ऐड। कितने से ऐड कर दिया बच्चों? 44 से, 44 से। देखो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ऊपर 44, 100 प्लस 44। अच्छा, फिर मैंने कहा ये आ गया मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, इसमें से इंटरेस्ट भी माइनस हुआ है। कितने का इंटरेस्ट माइनस हुआ है? आपने कहा 9.6 का। तो जब मैंने इसके अंदर मेरी जान मेरे बच्चों 9.6 ऐड किया तो ये आ गया मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो मैंने यहाँ पे कहा कि इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स PBIT डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जब मैंने PBIT रख दिया और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड रख दिया तो मेरे पास कुल मिला के ये अमाउंट आ गई। ये क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, अब मैं देख लेता हूं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, और एवरेज इक्विटी। तो मैंने कहा सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आपको दिया हुआ है ना मेरी जान, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है कितना? 100 मिलियन। आपने इसको डिवाइड कर देना है किससे? सर एवरेज इक्विटी से। तो आपने कहा कि सर अगर मैं ये निकालूँ तो 34%, यानी अगर मैं ये कहूँ कि मैं सबको कितना कमा के दे रहा हूँ 41%, और इंटरेस्ट और टैक्स को बांटने के बाद अपने शेयर होल्डर्स की लगाई हुई इक्विटी पे कितना कमा के दे रहा हूँ 34%। तो सर दिस इज़ द क्वेश्चन जो इस फॉर्म का आ सकता है, जिसमें आपको बोलेगा भाई सिर्फ रेशियो निकाल के देखो, इसमें इंटरप्रिटेशन नहीं है। इंटरप्रिटेशन होगी भी तो आपसे वो बोलेगा भाई कमेंट करें आपको ये देख के क्या लगता है, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख के भी दे देता हूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड represents that on every 100 rupees invested, company is providing return of 41%। सही है जी। हमने कहा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड रिप्रेजेंट ओनली 100 रुपीज इन्वेस्टेड, ऑन एवरी 100 रुपीज इन्वेस्टेड कंपनी इज प्रोवाइडिंग रिटर्न ऑफ 41%। अच्छा, फिर अब रिटर्न ऑन शेयर होल्डर equity represents that on every 100 rupees invested as a equity, company is providing रिटर्न ऑफ 34%। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि भाई हर एक रुपया या 100 रुपये अगर इक्विटी के मद में इन्वेस्ट किए हुए हैं तो उसके ऊपर 34% का रिटर्न है। बात क्लियर? तो सर ये था आपका पहला सवाल, उसको अच्छे से पहले खुद करिएगा जैसे मैंने पहले ही कहा था, फिर आप इसको सॉल्व करके देखें। जज़ाकल्लाह।